नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। हम बार बार ये पढ़ते हैं, कुरान ये समझाता है, इस्लाम ये बताता है, भाईजान के रिश्ते को समझाता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बताता है, बिरादर यानी कि भाईचारे की बात करता है। बिरादर मतलब अपनापन को लेकर के वो दावे करता है, लेकिन ये दावे आम्बेडकर ने कहा। जिस आम्बेडकर की दुहाई देते हुए भारत के मुसलमान ऐसी लंबी लंबी तुष्टिकरण वाली राजनीति की बातें करते हैं, उसी आम्बेडकर के किताबों को अगर पढ़ें, भीमराव आम्बेडकर संविधान के रचयिता, भीमराव आम्बेडकर इस देश के संविधान के रचयिता भीमराव आम्बेडकर की अगर बात करें तो उनकी कई किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि इस्लाम में भाईजान और बिरादरबाद जो है वो विद इन द कम्युनिटी है, यानी कि अपने समुदाय के बीच में ही है। और अगर वो इससे ज़रा भी इतर हटते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिफरेंसेस आपको नज़र आने लगता है। वो किसी गैर मुसलमान या इस्लामिक पंथ के मानने वाले लोगों को अपने अंदर बिरादर के भाव से सम्मिलित नहीं करते हैं, वो भाईजान वाले भाईचारे नहीं रखते हैं। ये बाबा भीमराव आम्बेडकर की कई किताबों को आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन क्या सवाल ये होता है कि क्या विद इन द कम्युनिटी यानी कि मुसलमान के अंदर भी ये बिरादर वाली और भाईजान वाली भाईचारे को लेकर चलते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे सीरिया हो या इराक हो या ऐसे कई देश या अफ़गानिस्तान की ही बात कर ले, वहाँ बिरादरवाद के नाम पर कितने खून बहाए जा रहे हैं, कितना कत्लेआम हो रहा है। पाकिस्तान में भी अगर बात करें तो कितना कत्लेआम हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ने जैसे ही बोला था मेरे हम बिरादरों, तभी सामने बैठे शख्स ने सीने में गोलियां दाग दी थी और वो वहीं ढेर हो गए थे। और इसका छींटा, इस खून का छींटा जो है वो पाक आर्मी और वहाँ के लोकल नेताओं पे पड़ा था। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पाकिस्तान में ये हम बिरादरों की रिश्तेदारी। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च निकाल रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जब 3 नवंबर को जानलेवा हमला हुआ, तब गोली उनके पैर में लगती है, वह बच जाते हैं और हमले का आरोप पाकिस्तान की फ़ौज पर लगता है। हालांकि फ़िलहाल पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान के पीछे बिल्कुल जंगली कुत्तों की तरफ पड़ी हुई है और उनका जीना मुहाल की हुई है, क्योंकि सत्ता से हटाए जाने पर इमरान खान लगातार पाक फ़ौज को अपने निशाने पे बना रहे थे और यही वजह मानी जा रही है कि ये उनको हिदायत दी गई है कि ज़रा संभल कर। लेकिन जब ये पूरी बातें खुल चुकी हैं तो पाकिस्तान की फ़ौज अब इमरान खान के पीछे ऐसे शिकारी कुत्तों की तरह पड़ गई है जैसे उसने खून सूंघ लिया हो, और अब जब तक वो आत्मा तृप्त नहीं होगी वो शांति से नहीं बैठेगा। पाक फ़ौज पर पहली बार कोई ऐसा आरोप नहीं लग रहा है। 71 साल पहले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की भी हत्या में पाकिस्तान आर्मी का नाम सामने आया था। वहीं 2007 में जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी तो खुद पाकिस्तान की आर्मी के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने फ़ौज के होने की बात मानी थी। ये सारे साक्ष्य हैं। पाकिस्तान में हुई सियासी हत्याओं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मानसिकता थी जो पाकिस्तान
जिससे आज भी उबर नहीं पा रहा है। और हम बिरादर के नाम पर ये कत्ले आम जो है वहाँ बेहद आम हो चुका है। लियाकत अली खान भरे ऑडिटोरियम में उनको गोली मारी गई थी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। 1 अक्टूबर 1895 को हरियाणा के करनाल में उनका जन्म हुआ था। 1947 में बंटवारे से पहले भारत के अंतरिम सरकार के वो वित्त मंत्री थे और भारत के साथ कश्मीर समस्या के हल के लिए सैन्य हस्तक्षेप के बजाय डिप्लोमेसी को उन्होंने चुना था और 1524 दिन तक पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री रहे थे। 16 अक्टूबर 1951 को अफगान नागरिक ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जो कि मुसलमान था और इस्लाम को मानता था। 1947 की बात है। भारत 2 हिस्सों में बंट चुका था। 15 अगस्त 1947 को दूसरे हिस्से यानी पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान मोहम्मद अली जिन्ना की पसंद थे। अक्टूबर 1947 में कश्मीर युद्ध और बलूचिस्तान में संघर्ष के बाद लियाकत अली की लीडरशिप एबिलिटी पर फिर से एक बार शक किया जाने लगा। 1947-48 की अवधि में लियाकत अली और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना के बीच संबंध खराब होने लगे थे। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप और स्वयं जिन्ना लियाकत सरकार की आलोचना खुलकर करने लगे थे। इसी बीच 1948 में जिन्ना की मौत हो जाती है। जिन्ना के बाद अब लियाकत अली ही मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे जो बचे हुए थे पाकिस्तान में। 1949 में के अंत में और 1950 की शुरुआत में लियाकत को धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में लगने लगा कि आज़ादी के 3 सालों के भीतर भारत पाकिस्तान के बीच कोई दूसरा युद्ध हो सकता है। ऐसे समय में लियाकत अली खान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। इसके बाद 1950 में लियाकत नेहरू पैक्ट पर समझौता करते हैं। यह समझौता भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने, तनाव कम करने के लिए होता है। यहीं से लियाकत अली और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच मतभेद सामने आना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की मिलिट्री का बड़ा धड़ लियाकत के भारत के प्रति डिप्लोमेटिक झुकाव से नाराज था। जिन्ना की मौत के बाद उनको सत्ता से हटाने की कई कोशिशें चल रही थीं और ये कोशिश बदस्तूर जारी थी। पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल फौज के कुछ जनरलों ने तख्ता पलट की कोशिश भी की थी, लेकिन उसमें नाकाम रहे थे। वो इसी रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी ये जो तख्ता पलट की कॉन्स्पिरेसी थी उसे रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मुस्लिम लीग पर भी लियाकत की पकड़ अब कमज़ोर होने लगी थी। 16 अक्टूबर 1951 का दिन था। स्थान था रावलपिंडी का कंपनी गार्डन। मुस्लिम लीग की सभा हो रही थी। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ वहां जमा थी। सभा स्थल पर मुख्य वक्ता के आने का इंतज़ार हो रहा था। पाकिस्तान के पीएम और मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान स्टेज पर पहुंचते हैं। भीड़ तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगती है। लियाकत के स्टेज के ठीक सामने वीआईपी और खुफिया अफसरों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। लियाकत माइक पकड़ते हैं और बोलते हैं, ए मेरे हम बिरादरों। तभी भीड़ से एक एक करके 2 गोलियां चलती हैं। सभा में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद गोलियों की आवाज़ सुनकर भगदड़ मच जाती है। हत्यारे के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान थे। जब तक सुरक्षाकर्मी हरकत में आते, गोलियां लियाकत अली खान के सीने को चीर कर चुकी थी। उनके शरीर से बेतहाशा खून निकल रहे थे। बाद में सुरक्षाकर्मियों की गोलियों ने हत्यारे को मौके पे ही मार डाला। लेकिन शक
फौज पे गया था। पाकिस्तानी अफसरों ने तुरंत ही घोषणा की कि लियाकत अली का हत्यारा अफगानिस्तान का रहने वाला सईद अकबर खान बाबरकज़ई है, लेकिन हत्या की वजह किसी के सामने आज तक नहीं आ पाई है, कभी नहीं बताया गया। वहीं अफगानिस्तान सरकार ने तुरंत जवाब देते हुए कहा था कि एंटी नेशनल एक्टिविटी के चलते अकबर की नागरिकता पहले ही छीनी जा चुकी है और बंटवारे से पहले ब्रिटिश सरकार ने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, अब खैबर पख्तून के नाम से जाना जाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, में उसे रिफ्यूजी का दर्जा दिया था। कुछ देर बाद एनवाईटी की स्टोरी में कहा जाता है कि पाकिस्तान सरकार अकबर को हर महीने 450 रुपये का गुजारा भत्ता दे रही थी। बताया जाता है कि हत्यारा लियाकत अली की स्टेज के ठीक सामने उनकी सुरक्षा में मौजूद सीआईडी के लिए रिजर्व कुर्सियों पर बैठा था, जबकि सीआईडी से कभी वो जुड़ा नहीं रहा था। लियाकत की गोली मारते ही हत्यारा अकबर को जिंदा पकड़ने के बजाय तुरंत गोली मार दी जाती है। अगस्त 1952 की घटना की जांच से जुड़े अहम अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल पुलिस नवाबजादा इत्जाजुद्दीन की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। जिस वक्त यह दुर्घटना होती है वह लियाकत अली खान की मौत से जुड़े कुछ अहम सबूत के साथ कराची जा रहे थे, लेकिन ये सबूत भी जलकर खाक हो जाता है। इसी तरह से बेनजीर भुट्टो की भी हत्या होती है। गोली मारने के बाद हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। ये एक फिदाइन हमला कहा गया था। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो। 1953 21 जून को पाकिस्तान के कराची में उनका जन्म हुआ था। 1959 में अमेरिका के हार्वर्ड से वो पढ़ाई पूरी करी थी। 1973 में बेनजीर के पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पीएम बने थे। 1949 में पाकिस्तानी फौज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया था सरेआम। 1979 और 84 के बीच में एंटी जिया प्रोटेस्ट के दौरान कई बार गिरफ्तार हुई थी बेनजीर भुट्टो। 3 साल तक घर में नज़रबंद भी रही थी। 1984 में लंदन जाने की इजाज़त मिली थी उन्हें। पीपीपी की निर्वासित लीडर चुनी गई थी। 1985 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ हटा लिया गया। 1986 में बेनजीर पाकिस्तान लौटती हैं। 1990 में भ्रष्टाचार के आरोप में पीएम पद से हटा दिया जाता है उन्हें। 1988 में बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री बनती हैं और 1990 में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें पीएम पद से हटा दिया जाता है। 1993 में बेनजीर फिर पाकिस्तान की पीएम चुनी जाती हैं। पति आसिफ अली जरदारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और फिर 1996 में एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोप में पीएम पद से उन्हें हटा दिया जाता है। 1997 में जरदारी को जेल होती है। भुट्टो ब्रिटेन चली जाती हैं। फिर 2001 में भ्रष्टाचार के मामले में नहीं पेश होने पर पाक कोर्ट उन्हें 3 साल की जेल की सज़ा सुनाती है। 2007 में भुट्टो आम चुनाव में भाग लेने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान लौटती हैं और 2007 में ही 27 दिसंबर को रावलपिंडी में पाकिस्तानी तालिबानी आतंकी की गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है। उनकी हत्या हो जाती है। ये हत्या करने वाले भी उनके प्यारे हम बिरादर ही थे। 1907 की बात है कि पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो अमेरिका में 8 साल के निर्वासन जीवन जी रही थी। तभी 25 दिसंबर 2007 को बेनजीर को पाकिस्तान से एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर पाकिस्तान लौटने पर उन्हें चेतावनी दी जाती है। साथ ही कहा जाता है कि वापस लौटने पर अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। दरअसल ये फ़ोन करने वाला कोई और नहीं, उस वक्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ थे। इसके 3 हफ्ते बाद ही बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटती हैं। बेनजीर भुट्टो इससे पहले पाकिस्तान में 2 बार प्रधानमंत्री बनकर हो चुकी थी, लेकिन मुल्क की फ़ौज ने उन पर भरोसा नहीं किया और भ्रष्टाचार के आरोप में
उनको सरकार और सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। 27 दिसंबर 2007 का दिन था। रावलपिंडी में लियाकत बाग में 10,000 के से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। शाम के करीब 3:30 बजे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अध्यक्ष बेनजीर भुट्टो यहाँ पर रैली को संबोधित करने के लिए पहुँचती हैं। बेनजीर आधे घंटे तक रैली को संबोधित करती हैं। स्पीच खत्म होते ही बेनजीर जिंदाबाद और बेनजीर वजीर आजम के नारे पूरे इलाके में गूंज उठते हैं। स्पीच खत्म करने के बाद शाम 5 बजे बेनजीर अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी में बैठती हैं। बेनजीर भुट्टो की गाड़ियों का काफिला अभी निकलना शुरू ही हुआ था कि इस बीच बड़ी संख्या में समर्थक लियाकत बाग गार्डन गेट पर पहुंच गए और उन्होंने बेनजीर भुट्टो के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ देखकर बेनजीर खड़ी हो गईं और कार के सनरूफ से उनका सिर और कंधा दिखाई देने लगा। इसी बीच कार के बगल में खड़ा व्यक्ति पिस्टल निकालता है और तभी एक सुरक्षाकर्मी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेकंड्स में 3 फायर होती है। गोली सीधे बेनजीर की सर में लगती है। बेनजीर अपनी कार की सीट पर गिर जाती हैं। जैसे ही वो नीचे गिरती हैं, आत्मघाती हमलावर बम से खुद को भी उड़ा लेता है। इस हमले में बेनजीर समेत 25 लोग मारे गए थे और ये हम बिरादरों का ही कारनामा था। इसकी शक की सुई भी पाकिस्तान की फौज पर घूमती है। वैसे तो बेनजीर भुट्टो की हत्या में पाकिस्तानी तालिबान का हाथ बताया जाता है, लेकिन 2017 में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के तानाशाह जनरल रहे परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार किया था कि शायद बेनजीर भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट शामिल था। उनके कत्ल में पाकिस्तान के कोई इस्टेब्लिशमेंट के शामिल होने की बात को वो स्वीकार करते हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट शब्द का इस्तेमाल फौज के लिए किया जाता है। इसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अराजक तत्व बेनजीर की हत्या को लेकर पाकिस्तानी तालिबान के संपर्क में थे, तो मुशर्रफ का जवाब था, ये मुमकिन है क्योंकि हमारा समाज मजहबी तौर पे बटा हुआ है और ऐसे लोग उनकी हत्या का कारण बन सकते हैं। इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर भुट्टो को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगता है। मामले की जांच कर रहे सरकारी वकील चौधरी जुल्फ़िकार अली को 2013 में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तान में आम सियासी हत्याएं और कुछ केसेस जो हैं वो हमने आपके सामने रखे। आपने देखा मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो बेनजीर के एक भाई की गोली मारकर और दूसरे की जहर देकर हत्या कर दी जाती है। बेनजीर भुट्टो के बड़े भाई मुर्तज़ा भुट्टो को भी सितंबर 1996 में कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुर्तज़ा की पत्नी और बेटी ने बेनजीर भुट्टो और उनके पति आसिफ अली जरदारी पर हत्या करवाने का आरोप लगाया था। 1985 में बेनजीर भुट्टो के दूसरे भाई शाहनवाज़ भुट्टो को फ्रांस में रहस्यमय परिस्थितियों में जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उमर असगर खान पूर्व मंत्री ससुराल के पंखे से लटके मिले थे। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहे असगर खान 2002 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। वो अपने ससुराल गए थे और वहां पंखे से लटके पाए गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि उमर असगर ने आत्महत्या की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों में हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। सलमान तासीर आसिया बीबी को क्षमा करने की बात करने पर सुरक्षा गार्ड ने गोली मार दी थी। 4 जनवरी 2011 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को उनकी सुरक्षा गार्ड मुमताज़ कादरी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता को जब गोली मारी थी तब वह मार्केट में अपनी कार में थे। तासीर ने एक ईसाई महिला आसिया बीबी को क्षमा करने का आह्वान किया था, जो इस निंदा की दोषी थी। आसिया बीबी को इस निंदा के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी।
आसिया बीबी से मिलने के लिए सलमान तासीर जेल भी गए थे। कहा जाता है कि उनकी मौत के कारण भी इस निंदा कानून के प्रति उनका विरोधी रवैया था। शाहबाज भट्टी, इस निंदा कानून के विरोध में ईसाई मंत्री की गोली मारकर हत्या करी गई थी। पाकिस्तान में मार्च 2011 में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाहबाज भट्टी की तालिबानी बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भट्टी विवादास्पद इस निंदा कानून का विरोध करते थे। उन्होंने कई बार इस कानून के विरोध में अपनी आपत्ति जाहिर की थी। उन्हें पहले से ही जान से मारने की कई धमकियां मिल चुकी थी। भट्टी पाकिस्तान में रहने वाले ईसाई समुदाय के पहले मंत्री थे। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कार पर गोलियां बरसाई गई थी, लेकिन वो थे ही नहीं, इसलिए बाल बाल बचे। 2008 में पाकिस्तान के पीएम रहे यूसुफ रज़ा गिलानी की हत्या का अटेम्प्ट किया गया था। इस दौरान उनकी कार पर हमलावरों ने गोलियां बरसाई थी, लेकिन कार में नहीं होने के चलते वो बच गए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी पर 2008 से 2012 तक पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री रहे थे और उन्हें मारने की ये कोशिश जो की गई थी, उसकी शक की सुई भी पाकिस्तान की आर्मी पे गया था। परवेज मुशर्रफ, उन पे 3 बार हमला हुआ, लेकिन हर बार वो बच निकले। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को भी कई बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बच गए। 14 दिसंबर 2003 को मुशर्रफ के काफिले में रावलपिंडी पुल से निकलने के कुछ मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ था। 25 दिसंबर 2003 को मुशर्रफ को एक बार फिर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बच निकले। 6 जुलाई 2007 को मुशर्रफ एक बार फिर बच गए, जब रावलपिंडी में उनके विमान पर लगभग 36 राउंड फायर हुए थे। ये पाकिस्तान के हम बिरादरों की भाईजानगिरी वाली दास्तान आपने सुनी। ये है पाकिस्तान और भाईजान का असली चेहरा। यहाँ पे कोई हिंदू नहीं था। यहाँ मारने वाले भी मुस्लिम थे और मरने वाले भी मुस्लिम थे। हम बिरादर कहने के साथ ही आपको कब गोलियां मार दी जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। यही सच्चाई है। और इस सच के साथ अगर हम देखें तो साक्ष्य भी बहुत है। आज कई ऐसे देश हैं जो इस हम बिरादर वाली, भाईजान वाली इस मानसिकता के इस बुरी तरह से शिकार हुए हैं कि पूरा का पूरा देश बर्बाद हो चुका है। आबादी और नस्ल खत्म होती जा रही हैं। पूरा रेस बिगड़ चुका है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये हम बिरादर और हम जान वाली स्थिति ऐसी है कि भारत के मुसलमान, जिन्हें भारत में इतनी सुविधाएं और इतनी छूट प्राप्त है कि वो इस देश के, विश्व के चाहे किसी भी देश में बतौर मुस्लिम जाके रहें, उनको ये सुविधा, ये छूट नहीं मिल सकती है। लेकिन ये यहाँ पे रहकर भाईजान वाली उस मानसिकता से बाहर नहीं निकलते हैं। जब बात भारत का साथ देने का होता है, तब इन्हें कुरान और इस्लाम याद आता है। और कई बार ऐसा होता है कि इस्लाम के नाम पर हम बिरादरों का साथ देने के चक्कर में ये अपने ही देश का विरोध करना शुरू हो जाते हैं। अगर भारत के इतिहास को भी मुस्लिम तरीके से पलटा जाए तो आप देखेंगे कि हर मुग़ल और मुस्लिम राजा को मारने वाला कोई न कोई मुग़ल और मुस्लिम ही था। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और हमारे बीच ये संवाद भी बना रहेगा। लेकिन आपसे एक बार फिर बोल रही हूँ कि हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस सच्चाई की, पाकिस्तान की इस सच्चाई को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की इस हालत को आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें, बेल बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।